अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आवाज क्लियर है। चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला सेशन। और इस सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग योर सेशन कि आपका ये सेशन कैसे आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स होता क्या है, ये पढ़ाया क्यों जाता है, एसीसी ने इसको डिजाइन कैसे किया है। और मैं आपको बताऊं कि आपके F7 के बाद अगर कोई पेपर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है तो वो यही पेपर है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सिखाई जाती है आपको, वो 90% लोगों को आती भी है और कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि बुक कीपिंग है। सही है, पास्ट ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और डबल एंट्री होती है, टी अकाउंट होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब आप करते हुए आ रहे हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो सर, बेसिकली कर क्या रहा है एक अकाउंटेंट, क्या कर रहा है कि पास्ट जो ट्रांजेक्शन अकर हुई हुई है उसको प्रेजेंट में रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पिछली किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकता, उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। वो बस बेचारा पास्ट डेटा को प्रेजेंट में क्या करने जा रहा है, कन्वर्ट करने जा रहा है। तो लेकिन जो पेपर अब आप पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसकी सबसे जबरदस्त बात यह है कि इसके अंदर आप फ्यूचर को तब्दील करने की पूरी एबिलिटी रखते हैं। अपने आज के डिसीजन पर फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर पूरा डिसीजन मेकिंग पे खड़ा हो। ठीक है, पूरा पेपर आपका जो है वो किस पे खड़ा हुआ है, डिसीजन मेकिंग पे। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी तो उस पर मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा कोर्स तीन हिस्सों में टूटा हुआ है। एक फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड डिविडेंड डिसीजन। पूरा कोर्स आपका इन तीन डिसीजंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं प्रूफ करता हूं कैसे वो तीनों डिसीजंस पे खड़ा हुआ। देखो, ये इतना जबरदस्त पेपर है, अक्सर बच्चे सवाल ही पूछते हैं इसमें कि सर क्या थ्योरी ज्यादा है या कैलकुलेशन ज्यादा है। तो मैं एक ही आंसर देता हूँ कि पहले कैलकुलेशन ज्यादा थी किसी टाइम, अब एग्जामिनर ने आखिरी 2 सालों में मामला बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब आपके पास मोर देन 50-60% थ्योरी आ रही है पेपर में और 40-50% जो है वो आपके पास कैलकुलेशंस होती है। तो बड़ा बैलेंस पेपर है रिगार्डिंग थ्योरी एंड कैलकुलेशन। पहले बात तो अपने जहन में बना दो। फिर उसके बाद इस पेपर को पढ़ना कैसे, हम ये सीखेंगे। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि आपको ये समझाना कि एसीसीए ने इस कोर्स को डिजाइन कैसे किया है, कैसे ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल जो आप जॉब करते हैं जहां पर भी, वहां पर ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल होता है। तीसरी बात, हमें इसके लिए पढ़ने के लिए कौन सी अप्रोच है जिसको यूज करना है। क्योंकि देखिए, याद रखें एक बात, अप्रोच का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी पेपर को पढ़ा गलत अप्रोच से तो यकीन माने आप पास नहीं करेंगे। इसकी मैं रियल एग्जांपल आपको दूं, एरोप्लेन की। ये जो एक जहाज उतरता है ना जब, तो इसकी एक अप्रोच होती है, वो भी यही वर्ड यूज करते हैं। वो अप्रोच अगर आपने कभी देखी हो प्लेन को उतरते हुए, तो प्लेन यूं टेढ़ा उतरता है, कभी भी सीधा नहीं उतरता। जैसी वो टेढ़ा उतर के जमीन पर टच होता है वो खुद ही सीधा हो जाता है। तो अप्रोच का सही होना आपकी कामयाब लैंडिंग की जिम्मेदार जो है ना, वो इस बात की पूरी इंश्योरिटी मौजूद है। अगर आपकी अप्रोच सही है, आपकी लैंडिंग सही होगी। हमारी लैंडिंग क्या है, पेपर। अगर अप्रोच हमारी सही होगी तो हम सही तरीके से पेपर को टैकल कर सकते हैं और इसको हम कामयाब बना सकते हैं। तो इसलिए पहली बात अप्रोच। ठीक है, तो सर जून 2024 के अटेम्प्ट के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम अहमद रजा खान, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पहले पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे हो सकता है न्यू हो जिनको पता ना हो, तो सर सिर्फ नाम मैंने बता दिया और छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि चौथी क्लास में फिर बच्चा पूछता है सर नाम क्या था आपका। तो सर ये मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है। ठीक है सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगेन, ये किसी चीज के लिए मैं 50 डिग्रियां की हुई हूँ, 50 सर्टिफिकेशन मेरे पास हो, आपका पेपर पास ना हो तो किसी काम की नहीं है सर। ठीक है, तो सर पेपर पास करना हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, लेकिन विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है,
क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें कॉन्सेप्ट्स की भरमार है और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। अगर आप पूरे स्किल्स के पेपर देखेंगे ना तो सबसे मजे का पेपर है। सबसे मजे का। सर इसको मजे का क्यों कह रहे हैं? हम इसको मजे का इसलिए कह रहे हैं कि इसमें थ्योरी भी है, इसमें कैलकुलेशंस भी है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी है। कोई इलॉजिकल बात 2% है इसमें, मैं वो बताऊंगा कब आएगी। लेकिन 98% 97% लॉजिक्स पे बेस करता है, कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है। मतलब आपको रट्टे नहीं लगाने, ठीक है? उस तरह का पेपर है। थ्योरी भी इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको याद करके जानी है। कुछ हद तक याद भी करनी है, लेकिन वो याद करने वाली थ्योरी भी लॉजिकल है, उसका बैकग्राउंड मौजूद है, उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्किल्स का सबसे मजे का पेपर ये है। फिर अगली बात सर, ये पासिंग रेशियोज का कितना अच्छा है? तो यस, पासिंग रेशियोज का बहुत अच्छा है। ये एक आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है कि इसका पासिंग रेशियो लास्ट टाइम में मेरे ख्याल से F7 से भी आगे था शायद, ठीक है? लेकिन 48 से 54 52 53% के दरमियान चलता है। लास्ट अटेम्प्ट का 48% था, जो कि वर्स्ट रिजल्ट है अभी तक F9 का ही, ठीक है? और उससे पहले जो है ये 52 पे था। तो 52 से लेकर 50, यानी कि मोर देन 50% अल्हम्दुलिल्लाह इसका पासिंग रेशियो होता है। और ये एक अच्छा पेपर है। और प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर अगर इतना पासिंग रेशियो है तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। F5 और F8 से कई गुना अच्छा पेपर है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। 2 से 4, 4 से 6। हम्म, ठीक है। तो सर इसीलिए इस पेपर को अगर आपने सही अप्रोच से पढ़ा, कोई टेंशन नहीं, आराम से पास हो जाएगा। और इस पेपर के बारे में मशहूर है, इसको पढ़ना मुश्किल है, इसको पास करना आसान है। ये 2 लाइनें याद रखो। इसको पढ़ना मुश्किल है, इसको पास करना आसान है। क्योंकि इसके अंदर जब आप पेपर स्पेसिफिक होकर देखते हैं ना तो 4 ही टॉपिक पूछता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक चीज की किस जगह पर क्या पूछता है। लेकिन आपको एक थोड़ा सा माइंड सेट ये बना रहा हूँ कि इस पेपर से डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत आराम से पास होने वाला पेपर है। आई रिपीट, ठीक है? इस पेपर में टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो चीजें आपको कराई जाएंगी, डेली बेसिस पे पढ़ना है। वो वाला काम नहीं करना कि टीचर पहले खत्म करें फिर आप बोले जी हम शुरू करेंगे, ठीक है? वो जो आखिर के 15 दिन आप पढ़ते हो, तो वो वाला काम ना करना सर। इंशाल्लाह ये पेपर बहुत आराम से पास हो जाएगा, ठीक है? 2.5 महीने का टाइम है हमारे पास, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको 2 सवा 2 महीने में खत्म कर दें, ठीक है? यानी कि लास्ट जो सेशन हमने खत्म किया, हमने क्लास खत्म की 22 तारीख 22 को, ठीक है? तो 22 तारीख को सेशन खत्म किया। और शायद एक क्यूरी सेशन मैंने लगाया था बच्चों की फरमाइश पर, वो शायद 26 को शायद लगाया था या 28 को। सिर्फ उसमें क्यूरी हल की थी, पढ़ाया कुछ नहीं था। तो सर 22 तारीख को खत्म करने का मतलब ये था कि 8 और 8 16 दिन बच्चों के पास आराम से अपने पेपर की तैयारी के थे, ठीक है? तो इस मरतबा भी हमारी पूरी नियत है कि आपको इसी तरह के 20-22 के दरमियान खत्म करें, क्योंकि ये रमजान अटेम्प्ट है। तो इसमें पहला जो रमजान का महीना है बस अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स कम होते हैं क्लास के, 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा कर नहीं सकते। तो इसीलिए थोड़ा सा इशू है। लेकिन यह है कि कभी अगर हम संडे लगाएंगे तो उसको हम ज्यादा आवर्स के लगा के कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सर 4 घंटे तक का भी ड्यूरेशन हो सकता है क्लास का, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है। आप डरने की जरूरत नहीं है 4 ही घंटे की होगी, नहीं। रमजान है इस टाइम, ये रमजान के नहीं लिखा हुआ, ठीक है? नॉर्मल 2-2.5 घंटे की यहाँ पे होगी। लेकिन जब रमजान खत्म हो जाएंगे तो फिर हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो यार, शुरू में अगर हमने मेहनत से नहीं पढ़ा ना तो आखिर में फंस जाएंगे। आखिर में फिर आपको अपनी तैयारी करनी होती है, टीचर अपना पढ़ा रहा होता है, पेपर सर पे होता है, बहुत सारी टेंशन खड़ी हो जाती है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप शुरू में थोड़ी सी हार्ड वर्किंग कर लो, आखिर में सुकून हो जाएगा। ठीक हो गई बात? नेक्स्ट, अगली बात। सर वीक में 2 से 3 क्लासेस इंशाल्लाह होती रहेंगी आपकी। अच्छा, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, पहली तो रिक्वेस्ट मेरी उनसे है कि फिजिकल आ जाएं। आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? और अपने माइक म्यूट रखने हैं, क्योंकि देखिए आपकी जो रिकॉर्डिंग है ये आपके बाद या आप नहीं कल जाके घर पे सुननी है, ठीक है? तो आपको मसला होगा अगर आप माइक में सवाल पूछेंगे ज्यादा। तो आप सवाल 100 मरतबा पूछें, लेकिन मुझे लिख के भेज देंगे, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? अगर आप ऑडियो पे पूछते हैं, ठीक है, पूछ ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप लिख के, ताकि ऑडियो हमारी क्लियर रहे, ताकि जो बच्चे बाद में इस क्लास को सुनेंगे उनके लिए कोई मसला ना हो, ठीक है? चले। तो सर अभी तक आप जो अप्रोच की बात कर रहे थे, तो यस, दिस इज अप्रोच। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर को पढ़ने की सही अप्रोच ये रही। ये शक्लें जो आपके सामने है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी, ऐसा ही है? अपने कॉन्सेप्ट से, अपने बिजनेस आइडियाज से, इंटरप्रेन्योरशिप से, नए आइडियाज, न्यू रिस्क। क्योंकि इंटरप्रेन्योर हम किसको कह रहे होते हैं? ऐसा बंदा
जो न्यू आइडियाज कंसीव करता है, जो उनको रिस्क टेकिंग लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना जानता है ना, दुनिया को बदलना जानता है। तो यस सर, ये वही लोग हैं। जैसे आप अगर बिल गेट्स की बात करें तो इसने सॉफ्टवेयर की दुनिया को बदल के रख दिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल के रख दिया। बल्कि मार्क जुकरबर्ग, आप जानते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इससे बेहतर कोई जानता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जब इसने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया था तो हंसे थे इसके साथ, 4 दोस्तों के पास डिस्कस किया था इसने कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ लोग अपने बारे में चीजें पोस्ट करें, बातें करें दूसरे से। इस तरह की बातें इसने की, लोग हंस रहे थे इसकी बातों के साथ। लेकिन यकीन जानिए बाद में सिर्फ 4 में से 1 दोस्त इसके साथ लगा था, और अभी तक वो है मेरे ख्याल से। बल्कि 3 हंस रहे थे खाली, तो आज तक हंस रहे हैं। ठीक है, तो हंसना नहीं है बिजनेस आइडिया पे। हो सकता है बाद में वो क्या से क्या हो जाए, ये कुछ सोच नहीं सकता। ठीक है, तो सर यस, आपने जब इस पेपर को पढ़ना है तो अकाउंटेंट के तौर पे नहीं पढ़ना, पहली बात तो ध्यान में बिठा दे, यू आर नॉट एन अकाउंटेंट। आज के बाद से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो नाउ यू विल बी इंशाल्लाह, यू विल बी एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंशाल्लाह। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजर और एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट, इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क। अगर मुझे एज अ बॉस अपने किसी एम्प्लॉय को बुला के ये कहना हो कि यार मेरे जो है ना वो बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं, इनको थोड़ा मेंटेन करके दे दो, तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट को बुला के बोलूंगा कर दे भाई। लेकिन अगर मुझे ये करना हो कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करूं, फ्यूचर में कैसे ग्रोथ लेकर आऊं, अपने बिजनेस को मजीद एक्सटेंड कैसे करूं, इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आऊं, है भाई, नए आइडियाज किससे डिस्कस करूं, तो मैं फाइनेंशियल मैनेजर को बुला के बात करूं। तो आपको किसका जो स्कोप है वो ज्यादा ब्रॉड नजर आ रहा है? फाइनेंशियल मैनेजर का, एग्जैक्ट। तो पढ़ना सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा दी गई है, वो भी अपनी जगह जरूरी है। लेकिन इस पेपर की जो अप्रोच होगी वो अकाउंटेंट वाली नहीं। इस पेपर की जो अप्रोच होगी वो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ डिसीजन मेकर होगी, जैसे कि ये लोग थे अपनी जिंदगी में। तो आपने इन तस्वीरों को ध्यान में रखना है कि मुझे इस पेपर को अकाउंटेंट के नहीं बल्कि इंटरप्रेन्योर के तौर पे पढ़ना है। ठीक हो गई बात? यहाँ पे मामला क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ओके, यस। तो सर जो मैं बात कर रहा था दोनों को डिफरेंशिएट करने की, तो वो आपके सामने मैंने छोटा सा डिफरेंशिएट पेश करने की कोशिश की है। अच्छा, इसको करने से पहले चलो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स से आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, यू आर वर्किंग इन फैक्ट्री एंड आप एक अकाउंटेंट हैं वहां। आपको पता चला कि आप जिस फैक्ट्री में जॉब करते हैं उस फैक्ट्री की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, प्रोडक्शन, और अब आपको एक नई फैक्ट्री की जरूरत है। तो आपने क्या किया, अपने बॉस के पास गए और उसको बताई ये रिक्वायरमेंट कि भैया, आपको जब से आपने मुझे अकाउंटेंट रखा है, देखिए हम बरकतें, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, बल्कि इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि हमें नई फैक्ट्री चाहिए। ये एक अकाउंटेंट की सोच है। ठीक है, जब नई फैक्ट्री बन जाएगी उसमें ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी सेल्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ये सब कौन रिकॉर्ड करेगा? अकाउंटेंट। लेकिन लेकिन नई फैक्ट्री लगानी है या नहीं लगानी, कब लगानी है, कितनी बड़ी लगानी है, कहां लगानी है, ये सारे डिसीजंस अकाउंटेंट नहीं ले सकते। ये फर्क है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट और एक फाइनेंशियल मैनेजर कैसे दोनों चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट कर रहा होता है। तो सर यस, दिस इज द डिफरेंस, कि एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट बेचारा पास्ट ट्रांजैक्शन के बारे में सोचता है और उसको प्रेजेंट में रिकॉर्ड करता है, बस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर की, तो वो प्रेजेंट में रहकर, आज में रहकर, वो आज डिसीजन मेकिंग करता है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करता है। तो अब वो जो इंटरप्रेन्योर है उसने अकाउंटेंट को बोला ठीक है आप जाओ मैं बताता हूँ, और उसने किसको बना लिया होगा? फाइनेंशियल मैनेजर को। उससे डिस्कस करेगा कि आया मैं नई फैक्ट्री लगाऊं या ना लगाऊं, कितनी बड़ी लगाऊं, कब लगाऊं, किस एरिया में लगाऊं। ठीक है, तो यस, आपने ये वाला रोल सोचना है। वो जो अकाउंटेंट वाला रोल है अब उसको आप भूल जाए, F7 खत्म हो चुका। ठीक हो गई बात? तो सर यस, आपने अब आज की बात करें तो याद रखो, मुझे बताओ, अगर मैं फैक्ट्री ना लगाऊं एज ए एंटरप्रेन्योर, क्या मुझे किसी हिसाब किताब रखने वाले अकाउंटेंट की जरूरत है? नहीं सर, जब कंपनी ही नहीं है तो रिकॉर्ड्स भी नहीं होंगे। जब रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, जब रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे, तो फिर मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कोई अकाउंटेंट भी रखने की जरूरत
बात समझ में आ रही है? तो पता ही चला कि फाइनेंशियल मैनेजर या डिसीजन मेकर का प्राइमरी फंक्शन होता है वो डिसीजन लेगा किसी एंटिटी को स्टैब्लिश करने का, तो सेकेंडरी तौर पर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, वरना मुझे किसी अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं। यस, प्राइमरी फंक्शन किसका है? इंटरप्रेन्योर का, फाइनेंशियल मैनेजर का। सेकेंडरी फंक्शन किसका है? अकाउंटेंट। ठीक है, तो यही बेस पर मैंने डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि इंटरप्रेन्योर, ठीक है, इंटरप्रेन्योर अलग सोचेगा, अकाउंटेंट अलग सोचेगा। अकाउंटेंट का क्या रोल है? सेकेंडरी रोल है। प्राइमरी रोल किसका होगा? इंटरप्रेन्योर का। ठीक है, अब सुनो, वो बोल के चला गया कि हमें क्या चाहिए? फैक्ट्री चाहिए। देखा, फैक्ट्री फ्री में लग जाएगी? हम्म, फैक्ट्री फ्री में लग जाएगी? बताइए। नहीं, फैक्ट्री के लिए सबसे पहले यू नीड अ फाइनेंस, ऐसे ही है, आपको फाइनेंस की जरूरत है। अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि यार मुझे फाइनेंस कहां से मिल सकता है। अब ये कौन सोच रहा है? एंटरप्रेन्योर सोच रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसी ने करनी है। क्या ख्याल है? तो जब उसने ये सोचा कि यार मुझे फाइनेंस की नीड है, तो ये जो आपका पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहीं से शुरू होता है। यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उसको डेवलप, उसको ग्रो करने, उसको चलाने तक की सारी अकाउंटिंग आपको कौन सिखाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक हो गई बात? क्योंकि आपने पहले बेसिक फर्क पढ़ते थे, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है एक्सटर्नल पार्टीज के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है इंटरनल पार्टी के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता। तो यहां पर भी याद रखो, ये दोनों का ब्लेंच है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपने यहां पर फॉर्मेट तो कोई नहीं है, याद रखिएगा। पेपर में अक्सर बच्चा पूछता है, सर पेपर में F9 के सर फॉर्मेट के कोई नंबर है? नो, देयर इज नो मार्क फॉर फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको सीआरक्यूज इतने करवाएंगे कि आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहीं से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट हो गई? कि मुझे सबसे पहले पैसा कहां से अरेंज करना है। अच्छा, जब पैसा अरेंज करने के लिए मैंने नजर दौड़ाई, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन नजर आए, है ना? पहला ऑप्शन तो ये कि मेरे पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, सही है। दूसरा ऑप्शन ये कि मैं बैंक से उधार ले लेता हूँ। तो तीसरा ऑप्शन ये कि मैं शेयर होल्डर से मजीद पैसा लेकर उनको शेयर्स दे देता हूँ। क्या ख्याल है ये? नहीं? एक बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरे पूरे कोर्स में आपको मैं बार बार याद दिलाऊंगा और आपने याद रखनी है, वो क्या है सर? कि पैसा मैं कहीं से भी अरेंज करूं, फ्री में कुछ भी मिलने वाला नहीं। मैंने बोला पैसा मैं कहीं से भी अरेंज करूं, इसका मतलब जो अपना पैसा पड़ा हुआ है उसकी भी कॉस्ट होगी, वो भी फ्री में नहीं मिलेगा। सर कैसे? वो तो मेरी जेब में पड़ा है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। आप यूज कर लें, लेकिन उस पैसे से जो आप पैसा कमा सकते थे, इसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपना पैसा यूज करने के लिए क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि ये पैसा अगर मैं यहाँ ना लगाता, कहीं और लगा के रिटर्न कमा लेता। तो इसीलिए कहते हैं कि कहीं से भी पैसा उठाओ, फ्री में कुछ भी मिलता नहीं। अच्छा, मैंने बोला नहीं बैंक से लोन ले लेता, तो उनको क्या देना पड़ेगा? ट्रस्ट देना पड़ेगा, अगेन कॉस्ट। अच्छा, शेयर होल्डर से पैसा ले लेता हूं, उनको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा, अगेन कॉस्ट। तो पता चला कि कैपिटल अरेंज करना, फाइनेंस अरेंज करने की कोई ना कोई कॉस्ट है। इसीलिए हम पढ़ेंगे आगे चल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ेंगे? हाँ। तो मैं जो जितनी बातें कर रहा हूँ, ये मैं आपको पूरा साइकिल जब कंप्लीट करूंगा, फिर आपके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंशाल्लाह कोर्स आउटलाइन रखूंगा। आप बोलोगे अरे सर ये तो जो साइकिल आपने बताई ये तो पूरी वही बता रहा है, और यही आपका पूरा पेपर होगा। ठीक है, तो ये जितनी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी डिस्कशन समझो पेपर रिलेटेड हो रही है, पेपर की बेस बन रही है, कोर्स क्या है वो पूरा बताने जा रहे हैं। तो जब इंशाल्लाह ये समझ लोगे, तो कोर्स आउटलाइन का रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा आपको, एक एक स्टेप रीजन के साथ पता होगा कि अगर ये टॉपिक इस पेपर में है तो क्यों है, कहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, ये आ गया। फिर उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। सही है? ठीक है, एक वर्ड आप पढ़ते हो कैपिटल स्ट्रक्चर, सबने पढ़ा हुआ है ना? उसमें क्या बताया जाता है कि कितना परसेंट अपना पैसा है, कितना उधार वाला है, यही बताते हैं ना, सिंपल। तो फिर वो यहाँ पे ये भी पढ़ोगे कि अच्छा मैंने पैसा उठा लिया, डेट से भी उठा लिया, इक्विटी से भी उठा लिया, तो कितना परसेंट डेट है और कितना परसेंट इक्विटी है, ये मुझे कौन बताएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर।
तो ये भी पढ़ोगे आप, ये सब चीजें यहाँ पढ़नी है। ठीक हो गया। तो पहला डिसीजन लोगे फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला डिसीजन आप लेने जा रहे हो कि पैसा कहाँ से आएगा। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आपने कहा भाई मैं इक्विटी से भी ले सकता हूँ, मैं डेट से भी ले सकता हूँ। ठीक है। दो बड़े सोर्सेज। अब पैसा अरेंज हो गया, सर अब कहाँ लगाऊं। अगला सेकेंडरी डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड डिसीजन क्या लेना है कि ये पैसा जो मैंने अरेंज किया इसको इन्वेस्ट कहाँ करूंगा। यस, सेकेंडरी डिसीजन इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसा कहाँ से, पैसा लगाना कहाँ है। अब आप जानते हैं हमारी पहली जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि यार इस पैसे से मैं उस जगह पर इस पैसे को डिप्लॉय करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, है ना। उस रिटर्न को आपने पढ़ चुके हैं, एनपीवी याद है, नेट प्रेजेंट। हाँ, तो जहां से हायर एनपीवी मिलेगी, जहां से हायर रिटर्न मिलेगा, यस, आई विल गो विद दैट ऑप्शन, ताकि मैं पैसे को मैक्सिमाइज करूं, रिटर्न को मैक्सिमाइज करूं। समझ में आ रही है। अच्छा, ये पैसा आपका अपना है, बोलो। नहीं सर, ये किसी का पैसा है, कि किसी का, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के यूज करना है इसको, क्योंकि मुझे बाद में कमा के इनको भी वापस देना है। या तो इंटरेस्ट दूंगा या डिविडेंड दूंगा, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो अरेंज किया उसकी कॉस्ट है ना, इसलिए चैप्टर का नाम क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ। बात समझ में आ रही है। अब इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, जहां से मैक्सिमम रिटर्न कमाएंगे। तो ये सेकंड डिसीजन होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलो हमने इन्वेस्ट कर दिया, फैक्ट्री लगा दी, सेकंड फैक्ट्री लगानी थी ना हमने, लगा दी। अब वहां पे बिजनेस ऑपरेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो बेटा जैसे ही बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी सेल्स होना शुरू हो जाएंगी, है ना, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएंगे। और अब उस प्रॉफिट में से आपने कुछ हिस्सा किसको देना है, अपने शेयर होल्डर्स, मालिकों को देना है, डिविडेंड डिसीजन। तीसरा डिसीजन क्या लेना है कि भाई मुझे डिविडेंड, पहला डिसीजन क्या लोगे, डिविडेंड देना भी है या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब डिविडेंड ज्यादा दे देते हैं तो कंपनी के पास पैसा कम बचता है। तो लेट से मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, अब मैंने 40,000 जो है वो अपने शेयर होल्डर को दे दिया, मैंने 40,000 जो है वो अपने शेयर होल्डर को दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे, 60,000। अब मुझे फ्यूचर में मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास सिर्फ 60,000 पड़े हुए। तो भाई जाहिर सी बात है, जितनी इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना ग्रो करूंगा। इसका मतलब है अगर मैं कोई डिविडेंड ना देता तो मैं ज्यादा ग्रो करता। क्या ख्याल है, अगर मैं कोई डिविडेंड ना देता तो मैं ज्यादा ग्रो करता। तो पता चला रिटेंशन जितनी ज्यादा होगी फ्यूचर ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। तो अब डिविडेंड इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये हमारी फ्यूचर डिविडेंड और फ्यूचर ग्रोथ पे क्या करेगा, असरअंदाज करेगा। ये हमारे फ्यूचर डिविडेंड फ्यूचर ग्रोथ पे क्या करेगा, असरअंदाज। इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के डिविडेंड का डिसीजन लेना है कि सबसे पहले क्या डिविडेंड देना है या नहीं। अगर देना है तो कितना देना है, कब देना है, कैश की सूरत में देना है या शेयर्स की सूरत में। जो आप पढ़ते हो डिविडेंड दो तरह का, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड, जिसको हम स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहते हैं। याद आ रहा है। तो सर यस, दैट वाज थर्ड डिसीजन। तो सर आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्हीं डिसीजंस पे खड़ा है। समझ में आ रही बात है, बोलो। ठीक है। तो सर यस, ये पेपर आपका ऐसा ही है। तो ये देखिए मैंने दोनों को कंपेयर भी किया है कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, इक्विटी और डेट से। अब उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ इन सब में से किसी एक ऑप्शन में, किसी नए बिजनेस में, किसी बिजनेस एक्सटेंशन में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे एक से दूसरी फैक्ट्री, तो हम सेकंड वाले में लाए करेंगे, बिजनेस एक्सटेंशन में लाए करेंगे। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है नहीं करनी, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन, और फिर न्यू मार्केट में एंट्री। अगर आप सिर्फ अभी यूरोप में काम कर रहे हैं, आप एशिया मार्केट में आना चाहते हैं, तो यस सर ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। बगैर इन्वेस्टमेंट की क्या मैं स्विच कर सकता हूँ मार्केट, नहीं। क्या ख्याल है, ठीक होगी बात। तो बात समझ में आ रही है कि क्या करने जा रहे हैं, इस कोर्स की थीम समझ में आ रही है। यस सर, ये समझाना मेरा ऑब्जेक्टिव था पहले, कि बेसिकली आप पढ़ने क्या जा रहे हैं इस पेपर के अंदर। ठीक है। तो फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ये पूरा आपका कोर्स है, जिसका मैंने स्टार्ट कहां से किया है कि आपने इस कोर्स को पढ़ना कैसे, एज अ एंटरप्रेन्योर पढ़ना, एज अ अकाउंटेंट नहीं। ठीक हो गई बात। अपने पास हेडिंग डाल दें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9, और इस स्लाइड को कॉपी कर लें। 5 मिनट में हम बात करते हैं।
सर यहाँ तक कोई सवाल आपके जहन में तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है पॉइंट कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से हमने पढ़ना है और हमारे इस कोर्स की थीम क्या है। तो सर अब अगर आप अपना कोर्स आउटलाइन को गौर से देखें तो इंशाल्लाह आपको एक एक चीज समझ में आएगी। सबसे पहले क्या आ रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो वो जो सेकंड स्टेप था हमारा इन्वेस्टमेंट वाला, याद है, करने से पहले अप्रेजल करेंगे, चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी भी है या नहीं करनी। सर अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो फिर क्या करें, भाई ज्यादा हायर वाली एंटिटी को देखेंगे, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन हर हमेशा ये केस नहीं होगा, कभी कभी हमारी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ और होते हैं। कभी कभी हम कम प्रॉफिट वाली कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि उसके अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। पहला तो आ गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो सेकंड डिसीजन जो है वो आ गया नंबर 1 पे, क्या है, कॉस्ट ऑफ। सही है, ये अब आपको सेंस पता है कि किस चीज की बात कर रहा है। वो जो पैसा हमने अरेंज किया था उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। सर इसने आपने वेटेड एवरेज का वर्ड क्यों लगाया हुआ है, तो इसीलिए लगाया हुआ है कि मैंने पैसा एक से ज्यादा जगह से उठाया हुआ है। तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकती। अगर सारा इक्विटी का होता तो सिर्फ एक ही कॉस्ट होती, क्या होता, डिविडेंड। इसको मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकता हूं। लेकिन यहां पर सीन ये है कि मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा कॉस्ट, एक से ज्यादा सोर्स से पैसा आया हुआ है, डेट से भी आया हुआ है और इक्विटी से भी आया हुआ है। तो मुझे दोनों की कॉस्ट निकालनी है, उनकी एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ठीक है, सोर्सेज ऑफ। अब आपको बताने की जरूरत नहीं किस चीज के सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है बिजनेस वैल्यूएशन। अब बिजनेस तैयार हो गया तो उसको इवैल्यूएट करेंगे कि भाई कितने का बिजनेस है हमारा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट पेपर जो अभी गुजरा है, हाँ इसने बड़ा लोगों को जो है ना वो गम दिए, क्योंकि 4 पेपर बन रहे हैं आपके एफ टाइम के इस मतलब है ना। 3 पेपर तो वही आए जो ट्रेडिशनली आते हैं, मतलब जो अप्रेजल है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पार्ट सी में आते हैं, वो आए। एक पेपर ऐसा है और हमारी भी स्टूडेंट्स में उसका पार्टी उसका है, एग्री पार्टी, वो बोले सर बिजनेस वैल्यूएशन सी में पढ़ा हुआ था। ठीक है, सी में नहीं आता ये, लेकिन आया है। बहरहाल देखो प्रोफेशनल पेपर है, कोर्स आपके सामने पढ़ाएंगे पूरा। अब वो किस चीज को कहाँ प्लेस करता है ये उसके हाथ में, यही तो खूबसूरती है प्रोफेशनल एग्जाम। यार बीकॉम तो नहीं कर रहे कि पहले अभी कौन सा सवाल आना है। इसीलिए सर वो बच्चे मुझे मैसेज किया, सब देखें इसमें ये आ गया था, मेरी लक चेक करें। बाकी ये सबसे मैंने पूछा वही आया जो आपने बताया क्लास में कि भाई अप्रेजल आएगा। या कहता अप्रेजल मेरा भी था, लेकिन सेकंड में बिजनेस वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं था, वरना कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मिला के दे देता है। तो कहने का मकसद ये कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 99% नहीं होता ऐसा। अब यहाँ पे आप देखें 4 पेपर बने थे, 3 में हुई था सब कुछ, लेकिन एक पेपर चेंज करना। ठीक है, चले तो इसलिए हम पूरी की तैयारी करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बिजनेस चल रहा है, अब उसको चलाने के लिए डेली एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा चाहिए दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल ऐसा है रिस्क मैनेजमेंट। मुझे बताओ कोई भी डिसीजन सोचो, फाइनेंशियल डिसीजन सोचो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोचो, या रिटर्न का डिसीजन जो डिविडेंड देना है, किसी किस्म का डिसीजन सोचो, क्या कोई रिस्क से खाली है? रिस्क तो एक ऐसा फैक्टर है जो हर जगह नजर आएगा। यहां तक कि आप घर से जब निकलते हैं तो 2 रास्ते आपके सामने होते हैं कि यार मैं टीएस से यहां से भी जा सकता हूँ और वहां से भी जा सकता हूँ। तो क्या दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता इख्तियार करो, क्या रिस्क नहीं होगा उसमें? किसी भी रास्ते से चले जाओ रिस्क। लेकिन आप क्या करते हो, सोचते हो यार यहाँ से मोबाइल छीनने का रास्ता रिस्क कम है, यहाँ से ज्यादा है, तो फिर आप उस तरफ चले जाते हो जहाँ रिस्क थोड़ा सा कम होता है। बात समझ में आ रही? तो रिस्क तो हर जगह है। इसी तरीके से जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं बेटा, तो हम जब फाइनेंस उठा रहे होते हैं तो उसमें भी मौजूद होते हैं रिस्क। भाई ज्यादा रिस्की कौन सा है, लेस रिस्की कौन सा है, वहां से पैसे उठा लें। ठीक है, कोशिश करें। इसी तरीके से जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे भी रिस्क होता है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि यार मैं फलानी जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिटर्न के साथ क्या खड़ा हुआ है, रिस्क। आप पढ़ते हो रिस्क रिटर्न की थ्योरी, वो जो मैं आपको पढ़ाई पहले भी एक जगह पर, कि पंखे के नीचे जो खड़ा हुआ है उसे हवा सबसे अच्छी लग रही है। मस्जिदों के दिन चल रहे हैं, रमजान है ना, मुसलमानों ने रुक किए हैं, तो उसको जगह चाहिए मस्जिद में पंखे के बिल्कुल नीचे। ठीक है, ले ले, हवा सबसे अच्छी उसी को लगेगी। लेकिन अगर वो पंखा नीचे तशरीफ लाया तो सबसे पहले काम भी इसी का हो। क्या ख्याल है ये नहीं ऐसी बात? तो हायर द रिस्क हायर द। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होगे तो आपको रिटर्न ज्यादा नजर आ रहे होंगे कुछ प्रोजेक्ट्स में, लेकिन आप देखोगे उसका रिस्क भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं थ्योरी। हाँ, ये तो एक ऐसा पार्ट है इसमें अलग से लिख दिया है एफएम थ्योरी। भाई 70% थ्योरी आने लग गई है सर, 60%। मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ पहली क्लास से, जो बच्चा थ्योरी से जान छुड़ाएगा वो परेशान हो जाएगा।
ये मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारी हिस्सी ये होती है कि हम कैलकुलेशन करते रहते हैं, थ्योरी को हम हाथ नहीं लगाते। इस मरतबा लास्ट जो सेशन गुजरा है उसमें मैंने अपनी प्लानिंग चेंज करके मैंने पता क्या किया, मैंने बोला बच्चों को कि भाई अब जब सीआरपी करेंगे 20 मार्क वाला, तुम थ्योरी करो बस, कैलकुलेशन नहीं करो उसमें, सारे थ्योरी करो इस। क्योंकि बच्चा जो आ रहा है सर वो कैलकुलेशन ऐसे हो गई, तो थ्योरी में मसला आ रहा है। भाई क्यों आ रहा है? क्योंकि किताब ही नहीं पढ़ी। ठीक है, तो यार उसमें हमने अपनी तरफ से तो लिखना भी नहीं है। क्लास में जब आप सुन रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसी की बेस पे किताब पढ़ोगे, किताब पढ़ के आप अच्छी थ्योरी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकल है। अच्छी रीडिंग जो करता है वो अच्छी राइटिंग भी करता है। जब वो अच्छी रीडिंग करेगा तो उसके बाद अच्छे वर्ड्स होंगे, अच्छे वर्ड्स होंगे तो अच्छी रिटर्न में लिख सकता है। क्या ख्याल है? तो इसीलिए पढ़ना है। इस्लामिक फाइनेंस 2 से 4 मार्क के लिए आता है कभी कभार। ठीक है, तो पढ़ लेंगे इसके अंदर मुदारबा, मुशारका, मुराबा, वो जो है आपने इस्लामिक फाइनेंस की टर्म सुनी होंगी हर जगह, तो ये वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। अच्छा, हैंड आउट जो है वो मिलते रहेंगे आपको, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा वो मैं रिकॉर्ड आपसे रिटर्न में लिखवा लूंगा, सही है? हाँ तो बिल्कुल, इंशाल्लाह साथ साथ हैंड आउट्स आपको मिलते रहेंगे और हम अपनी चीजें यूज करेंगे। अभी मैं लिखवाता हूँ, उसके बाद कि हम कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। तो जो लिखवाने का बोलूंगा ना वो लाजमी आपने लिखना है, ताकि आपको लिख के जो पक्का होता है आपको पता है वो पढ़ के नहीं होता। रमजान में अभी 2 दिन तो सोचिए, कम कोशिश। असल में देखो, मैं चाह रहा था कि असल में आवर्स कम है, नंबर ऑफ क्लास का मसला नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स बड़े कम आ रहे हैं। तो आप देखो ना, मैं 4:15 शुरू की और 6 बजे हर हाल में खत्म करनी है, कुछ भी कर लें, क्योंकि आप जितने भी हैं, मेरे ख्याल से कम 30-40 मिनट तो लगते हैं, 30 मिनट तो लगते हैं घर पहुंचने में। कैसा ख्याल है? तो इसलिए 6 बजे रात में छोड़ दी, तो 2 ढाई घंटे की क्लास, 2 घंटे की भी हो नहीं पा रही। लेकिन अगली मतलब 3:30 लगाएंगे, ठीक है, और 3:30 शुरू करेंगे 100%, क्योंकि देखो कोर्स लेंदी है। देखो, ज्यादा अच्छा पढ़ना है तो मुझे ज्यादा बोलना है, जब मुझे ज्यादा बोलना है तो उसके लिए टाइम चाहिए, है ना? वरना F9 पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ जो आते हैं सिर्फ हैंड आउट देते हैं, आपको कैलकुलेशन सॉल्व कराते हैं और चल भाई ठीक है, तो वो वाला काम मुझसे होता नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम उसको डिटेल में जैसे पहले पढ़ाते आ रहे हैं, आगे भी वैसे ही पढ़ाए, आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाए, ताकि आपको अल्हम्दुलिल्लाह पेपर के एंड पे कोई टेंशन ना हो रही हो, आपको हर चीज लास्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों जगह पर, नॉर्थ में भी और यहाँ पर भी 94 आवर्स में पढ़ाया है। ठीक है, 94 आवर्स विद प्रैक्टिस, विद क्यूरी सेशन। ठीक है, तो इसलिए सर इन सब बातों के लिए भी टाइम चाहिए। तो क्लासेस अभी 2 से 3 रखेंगे, 2 तो डन है, तीसरी अगर होगी तो बता दें, वैसे 2 तो डन है। कॉपी हो गया सर ये ऑनलाइन?
चलिए सर, कहाँ से पढ़ेंगे? यस, ये चीजें होंगी इंशाल्लाह। क्या प्लान का स्टडी टेस्ट? अच्छा, स्टडी टेस्ट जो आपका पोर्टल पे आया हुआ है, एसीसी पोर्टल पे, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मर्जी आपकी, लेकिन पढ़ना जरूर है। लेकिन ये स्टडी टेस्ट मैं आपसे कहूंगा ले लें, ताकि फिजिकल जब हाथ में किताब होती है ना, उसका पढ़ना कुछ और ही होता है ना। टेक्स्ट बुक इंशाल्लाह इसकी लेंगे, किट बीसी की लेंगे, और क्लास हैंडआउट आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। पेपर पास में पेपर इंशाल्लाह मैं लास्ट में भी देता हूँ, और साथ साथ हम सॉल्व करेंगे, हर टॉपिक जैसे खत्म होगा उसका पास पेपर साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आर्टिकल आप चाहें तो पढ़ लें इसके। मेरा मशवरा ये है कि हर 15 दिन या 10 दिन में एक आर्टिकल पढ़ लिया करें, जो आपके पोर्टल पे मौजूद है। एफएम के आर्टिकल्स ये आपको पेपर के टाइम बड़े हेल्प करते हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाएंगी, और तो यहाँ से कर लें, ज्यादा अच्छा है। और बीपीबी की किट लाजमी लेनी है, तो 2 किट्स इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, और थ्योरी कैपला, बस, और कुछ नहीं। सही है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ये आपने करनी है। पेपर पैटर्न की सर बात कर लें अगर हम। चलो, 100 मार्क का पेपर होना है सर, और 3 घंटों का पेपर है, वही जो पुराना आपके पास होता है पैटर्न। और एक 1.8 मिनट मौजूद है एक मार्क हासिल करने के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे एलोकेट करना है वो इंशाल्लाह पेपर से करीब आपको पूरा तरीका सिखाएंगे, कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। शीट दे। अच्छा, ऑनलाइन ले लिया आपने? और वो सामने से दीजिएगा। चलिए, तो सर अब इस पेपर के पैटर्न की तरफ चलते हैं, कि सर इसका पेपर बनता कैसे और कैसे आता है। सर 3 सेक्शन होंगे आपके सामने, ए बी और सी। सेक्शन ए एमसीक्यूज होंगे, और आप जानते हैं एमसीक्यूज के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि कहाँ से पूरे कोर्स पे कहीं से भी आ सकते हैं। थ्योरी के भी आ सकते हैं, कैलकुलेशन की भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें दूसरी बात नहीं है। 15 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क के, लेकिन बस इस पे इतना ही टाइम लगाना है, मतलब इससे ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 30 मार्क बनते हैं। 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से, तो तकरीबन 50-55 के करीब ये मिनट्स आते हैं। लेकिन हम बोलते हैं 45 मिनट में आपने इस सेक्शन को छोड़ना है, ताकि आपका टाइम अगले पे लगे, फिर अगले से अगले पे, फिर आखिर में 10-15 मिनट बचेंगे ना, 5 मिनट जो हमने बचाए हैं, वो इंशाल्लाह जो चीजें रिमेनिंग होती है उस पर आप लगाएं, आपका पेपर पूरा हो जाता है। एफएम का पेपर पास करने का पहला तरीका ये है कि आपका पेपर पूरा होना चाहिए। जब पूरा पेपर आप करके आते हो ना, तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि इसने कोई एरिया छोड़ा नहीं है। जब वो देख लेता है कि इसने छोड़ा नहीं है, 2-2 1-1 मार्क हर जगह से मिल रहा होता है, तो मिल मिला के आप आराम से पहले पास तो कर ही लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए सर हमारी रिकमेंडेशन ये है कि टाइम कहीं जाया ना करें। सेक्शन बी में 3 OTQs होंगे 10-10 मार्क के। अब वो कहाँ से आते हैं अभी मैं लिखवा दूंगा। नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सेक्शन बी को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा वर्किंग कैपिटल का आता है, लेकिन उसका फिक्स नहीं है। अजान हो रही है, 1 मिनट रुक।
पहले तो भैया ये 3 सेक्शन आपके पास पेपर में होने। तो बी के अंदर 3 ओटीक्यूज हो गए। अब जाते हैं सी की तरफ। इसमें 40 मार्क का पेपर है और 2 आपके पास सीआरक्यूज होंगे 20-20 मार्क के। ठीक है सर। सर ये कहाँ से आते हैं इसकी मैं डिटेल लिखवाता हूँ। मैंने जैसे बताया, एक तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का डन है, ठीक है, लाजमी आता है 20 मार्क के लिए। उसमें से 12 मार्क 10 मार्क की कैलकुलेशन और 8 से 10 मार्क की थ्योरी आपके पास होती है। ठीक है, चल ये लिख ले अपने पास, सेक्शन पेपर पैटर्न लिख लो। फिर मैं लिखवा देता हूँ सेक्शन वाइज कि बी में किससे आ रहा है नॉर्मली और सी में क्या आ रहा है। ठीक है, डन। चल अब देखते हैं सर कि किस सेक्शन में पेपर कहाँ से आ रहा होता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया देख लेते हैं। यस, सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो कहीं से भी आ सकता है सर, क्योंकि एमसीक्यूज का पेपर है, कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो ये 2 टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 10-10 मार्क के लिए पेपर बन रहा होता है। तो असल में एसीसीए ने 40 मार्क का पेपर तो यकीन माने स्ट्रेट अवे डिस्क्लोज किया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन 10-10-20 और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक सीआरक्यू 20 मार्क का लाजमी आ रहा है। 20 और 20 40 हो गए, तो 40 मार्क का पेपर आपके सामने डिस्क्लोज्ड है। अभी आप पे कि आप इन टॉपिक को कैसे पक्का करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले से 3 टॉपिक अब आप बताने की जरूरत नहीं है कि जो डिटेल आपने लिखी है उसमें से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपने पीना है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, नाम क्या बेटा? सांगड़। F7 दिया। अब चले सर। तो सर अब तक हमने 4 बातें सीखी हैं कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या हमने किस अप्रोच से पढ़ना है। सर एक अकाउंटेंट और एक फाइनेंशियल मैनेजर में क्या फर्क होता है, और लास्ट चीज कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और किन किताबों से किस चीज से अपने पढ़ने, 4-5 बातें हमने सीख ली। अब हम ऑफिशियली अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है उसकी डेफिनेशन से, बिल्कुल स्क्रैच से। ठीक है, अब तक याद रखो, एक बात अपने जहनों में बिठा लो कि आज से पहले तक आपसे जब कोई पूछता था कि यार एक एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप बोलते हो भाई प्रॉफिट कमाना, है ना। हम बिजनेस मेकिंग की बात कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। एक नॉर्मल बिजनेस, एक नॉर्मल एंटिटी, एक नॉर्मल कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
प्रॉफिट कमाना। ये आपको पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, ऐसा ही है। आज के बाद ये भूल जाए। आज के बाद आपने इससे अच्छा वर्ड देने जा रहा हूं, वो आपने बोलना है। सर वो क्या है? देखो बात सुनो, मैं शेयर होल्डर हूं, तुम मेरी मैनेजमेंट हो कंपनी। मैंने कंपनी बनाई है, तो उस कंपनी को चलाने वाले लोग। सही है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो मैं मालिक है, जो मेरा मालिक है, उसकी वेल्थ को बढ़ाना, उसकी, है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना। बात समझ में आ रही है? तो याद रखो, आज के बाद से कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। आज के बाद से कोई आपसे पूछे कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ये नहीं बोलेंगे प्रॉफिट कमाना, आप क्या बोलोगे? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। बोर्ड पे देखते रहे। चलो, जैसे ही आपने सोचा कि भाई कंपनी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो तो क्या है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में ये आएगा सब ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हम अपने मालिकों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सर मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं अपने मालिक की वेल्थ को? मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं? तो आपको मैं उसका तरीका बताने जा रहा हूं। देखो, एक एंटिटी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशंस के एंड पर वो क्या बनाता है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सी बनाता है? इनकम स्टेटमेंट पर क्या निकालता है? क्या ख्याल है? ऐसे ही है। बाद में इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है दो जगह पर। कुछ क्या दे देता है? डिविडेंड दे देता है। कुछ को कहाँ रोक लेता है? रिटेन। ऐसे ही। तो पता चला मालिक को सबसे पहला जो रिटर्न मिला वो क्या था? डिविडेंड था। वो क्या था? तो पहला, आपसे कोई पूछे कि हाउ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, आप कहोगे थ्रू डिविडेंड। पहला तरीका है कि किसी शेयर होल्डर की वेल्थ को अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो डिविडेंड दें उसको। ठीक हो गया। दूसरा, शेयर होल्डर के पास क्या मौजूद है? शेयर्स। शेयर होल्डर के पास क्या मौजूद है? उसने खरीदे होंगे किसी कॉस्ट पे। आज उसकी कॉस्ट जितने पे उसने खरीदे थे उससे कई गुना ज्यादा आपका शेयर महंगा हुआ है, इसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं शेयर। आज कितने पे ट्रेड हो रहा है? लेट से मैंने $50 का एक शेयर खरीदा था, लेकिन आज वो शेयर $70 पे ट्रेड कर रहा है। तो $20 का जो ऊपर आ रहा है इसको मैं क्या बोलता हूँ? कैपिटल गेन। क्या बोलता हूं मैं? तो लेट से मैंने एसेट खरीदा $50 का, और उसकी आज शेयर की फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है? तो $20 का क्या आ रहा है? कैपिटल गेन। ये भी फायदा किसका है? शेयर होल्डर का। बोलो। तो यस, दिस इज द सेकेंड वे जिसके थ्रू आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करते हो? मैक्सिमाइज करते हो। तो एक शेयर होल्डर को दो रिटर्न अपनी कंपनी से मिल रहे होते हैं, एक डिविडेंड और एक कैपिटल गेन। एक कैपिटल गेन और एक डिविडेंड। लिख लें इसको। तो ये दो जाकर हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या करेंगे? मैक्सिमाइज।
सर एक बॉटम लाइन देने जा रहा हूं, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब तीन डिसीजन, फाइनेंस फाइनेंस कहाँ से लाना, लगाना कहाँ है, और वापस कैसे, डिविडेंड कैसे देना, ठीक है, तीनों डिसीजन की बात करूं। जब भी आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरोगे, हर स्टेप पे आपने अपने जहन में क्या रखना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। आपने अपने जहन में क्या रखना है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो यू शुड बी इन योर माइंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट व्हेन यू आर मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई मुझे ऐसे फाइनेंस को मैनेज करना है कि मैं ये देखूंगा कि इस मैनेजमेंट के बाद मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है या कम हो रही है। इसकी रियल एग्जांपल देता हूं। आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और उसकी एनपीवी कैलकुलेट की, ठीक है, और आपके उस प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आ गई। ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपने अडॉप्ट किया और उसमें क्या लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसकी जब आपने एनपीवी निकाली, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो क्या आ गई, लेट्स से पॉजिटिव आ गई। ठीक है, 250,000। क्या मतलब इस बात, व्हाट डज एनपीवी शोज, मेरा सवाल ये है। आप लोग मार्शल एनपीवी पढ़ के आए सारे, है ना, तो ये एनपीवी शो क्या करती है, ये नहीं बोलो नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका फुल फॉर्म है, मैंने बता भी दिया। व्हाट डज एनपीवी शोज, अगर ऑनलाइन वाले जवाब दे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, भाई एनपीवी क्या शो कर रही है, जी ऑनलाइन आप सारे जाग रहे हैं। यस फैजान, अलिशबा, अब्दुल, मोहम्मद अब्बास और सैयद अलमदार जी। शाबाश जी। अलिशबा, मैं आंसर पूछना चाह रहा हूं कि ये एनपीवी क्या शो करती है। तो आज के बाद याद रखना, कोई तुमसे बोले कि ये एनपीवी निकालते क्यों, इसका मकसद क्या है, तो बिल्कुल ये बेनिफिट तो है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, एनपीवी शोज द बेनिफिट। बट व्हाट डज इट मीन, भाई इसका मतलब ये है कि जब तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, तो एट द एंड तुम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इतने से क्या कर दोगे, मैक्सिमाइज कर दोगे। ठीक है, जब इस प्रोजेक्ट में तुम इन्वेस्ट करोगे और उसमें 2.5 लाख की पॉजिटिव एनपी तुमने कमा ली, इसका मतलब है तुम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ इतने अमाउंट से क्या कर दोगे, मैक्सिमाइज कर। ठीक है, तो बकिया सारे स्टूडेंट भी इस चीज को कॉपी कर लें कि यस एनपीवी शोज दैट हाउ मच वेल्थ वी विल एड अप इन शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक है, सिंपल वर्ड में कि एनपीवी बताती है कि भाई आपने शेयर होल्डर की वेल्थ को कितने अमाउंट से मैक्सिमाइज कर देते हो। लिख लिया, ये वाली बात लिख ली। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ में आएगी। कि ऑनलाइन आपको मेरी स्लाइड शो हो रही है। ओके, अब इंशाल्लाह आपको समझ में आने जा रहा है, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन तो डायरेक्ट पढ़ाता है, यकीन जाने आपके ऊपर से गुजर जाती है, बोलते हैं, क्या बोल रहा है सर, इतनी मुश्किल बातें कर रहा है, नहीं अब नहीं गुजरेगी इंशाल्लाह। अब आए, कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट, सबसे पहले कौन सा डिसीजन था, फाइनेंसिंग एक्विजिशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या कर रहा था, मैं एक्वायर कर रहा था, जमा कर रहा था, ऐसा ही है। कह रहा है उस वक्त मैंने क्या कहा आपसे, हर पॉइंट पे क्या याद रखना है,
टू वेल्थ मैक्सिमाइज। भाई अब जब मैं पैसा अरेंज कर रहा हूं तो उस वक्त भी मुझे ऐसा सोचना है कि यार ये ना हो मैं महंगा पैसा अरेंज कर लूं, हायर इंटरेस्ट रेट हायर डिविडेंड पे पैसा ले लूं, बाद में पे ऑफ कर नहीं सकूंगा, मुझे लॉसेस बढ़ जाएंगे मेरे। तो सर जब मैं पैसा अरेंज कर रहा था तो सिर्फ अरेंज करना तो एक्विजिशन कहलाता है, लेकिन जब हम कहते हैं एफिशिएंट एक्विजिशन तो हमारी मुराद ये होती है कि मिनिमम कॉस्ट होगी मैक्सिमम बेनिफिट होगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट एक्विजिशन। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट एक्विजिशन कि जब आप रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे थे तो उस वक्त आपने इस बात का ख्याल रखा कि मैं जो पैसा अरेंज करने जा रहा हूं वो बहुत इकोनॉमिकल है और उससे मैं टैक्स मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकता हूं। ठीक है, तो इक्विजिशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला तरीका क्या है, पहला रास्ता क्या है कि वो आपको बताता है कि आपने कैसे एफिशिएंट इक्विजिशन करनी है। उसके बाद क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। सही है, तो पहले अरेंज किया फिर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और जब मैं इन्वेस्ट करूंगा दोस्तों की मेरे जहन में क्या होगा कि ऐसे इन्वेस्ट करो कि मैक्सिमम बेनिफिट आए, ताकि मैं अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमम ज्यादा बढ़ाऊं। ठीक है, अब पूरा पढ़ लो। डिप्लॉयमेंट ऑफ द बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव। और ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज का क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ। क्लियर हो गई डेफिनेशन, चल लिख ले। यार नमाज ब्रेक करना है, चलो 5-7 मिनट सिर्फ स्पर्श पढ़ के आ जाओ चार जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई ब्रेक कर ले, 5-7 मिनट में दोबारा शुरू करेंगे।
चले, तो सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, क्लियर भी हो गई आपको, ठीक है। चलो अब इसको चार्ट को अगर हम गौर से देखें, अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें तो बिल्कुल ये सारी बातें जो अब तक हम कर रहे थे इसके अंदर समरी पूरी मौजूद है उसकी। क्या कह रहा है सर, यहाँ देखें, आपसे कह रहा है कि ये डेट का इनफ्लो है और ये इक्विटी, यानी कि पैसा यहाँ से, फाइनेंस यहाँ से इनफ्लो हो रहा है किसके अंदर, कंपनी के अंदर। तो ये इनफ्लो आउटफ्लो थ्योरी कहते हैं इसको हम, कि कंपनी में पैसा ऐसे आया और अब ऐसे जाएगा। जाने के तीन रास्ते हैं, या तो वर्किंग कैपिटल में पैसा लग जाएगा, या कंपनी नई इन्वेस्टमेंट्स कर देगी, या क्या दे देगी, डिविडेंड दे देगी। क्या ख्याल है ना। इसके बाहर कुछ, अब जितने भी आउटफ्लोज है वो इनमें से कहीं ना कहीं गिरेंगे, जितने इनफ्लोज है उनमें से कहीं ना कहीं गिरेंगे। तो सर ये है इनफ्लो आउटफ्लो थ्योरी, कि कंपनी के पास आने के रास्ते ये है, आने के बाद जाने के रास्ते ये है। और वो देखो ये तीनों चीजें आएंगी, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि दिस इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होल सिलेबस। ठीक है, इस चार्ट को बस मामूली सा बना लो अपने पास जल्दी से कि सर ये है पैसा कैसे वर्क फ्लो करता है, इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे कर रहा हूं।
है। अब जब भी कोई भी डिसीजन लो, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड डिसीजन, कुछ भी लो, याद रखो तुमने हमेशा इन 3 पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन में रखना है जब भी कोई डिसीजन लोगे, ठीक है। सर पहला पॉइंट क्या करें, कंट्रोल रिसोर्सेज टू इंश्योर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज। वही बात है कि अगर मैं ये इस चीज को, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करूंगा, तो मेरा वो जो ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। तो इफेक्टिवनेस क्या है कि जब मैं पैसा अरेंज कर रहा था तो मुझे सस्ता और अच्छा पैसा अरेंज करना है ताकि मैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट कमाऊंगा, तो मुझे लेस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी पीछे, ठीक है। फिर आ रहा है कंसीडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये देखना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम किस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब है और किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाऊं, तो ये ना हो कि मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊं, ठीक है। तो आपने कोई भी डिसीजन लेते हुए अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखना है, अपनी कंडीशन को देखना है, बिल्कुल अपने लेवल को देखने के मैं इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मैं किस डिसीजन लेने की पोजीशन में हूँ, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है रिस्क एंड पोटेंशियल रिस्क। सर आप रिस्क को तो जानते हैं कि रिस्क का मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट। हर जगह पर एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस मौजूद होते हैं, ये आपको पता है। आपने इन्वेस्टमेंट की लॉस हो सकता है, आपने पैसा अरेंज किया वो हमसे जाया हो सकता है ना, आपने इसको पे बैक नहीं कर पा रही, ये रिस्क है। क्या ख्याल है? तो सर बिल्कुल रिस्क। और एक है पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपको नजर आ रहा है कि ये रिस्क अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में ये रिस्क खड़ा हो सकता है। यस, ये 3 पॉइंट आपने अपने जहन में, अच्छा जो थ्योरी में लिखवाऊंगा इसको आपने याद करना है, क्योंकि ये थ्योरी आपको लाजमी जहन में रखनी है। और जो हैंड आउट होगा वो साथ साथ देते रहेंगे, लेकिन याद जो आपने करना है खास तौर पर जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरियाज है, पेपर में पूछे गए है। सर आखिरी बात करते हैं, फिर आज की क्लास को ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अब सर हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो हमने अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर आपका खड़ा किया कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, पढ़ना कैसे, क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीजें। लेकिन सर अब याद रखो जो हमारा अगला टास्क है वो ये है कि हम पहला एरिया अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। पहला एरिया स्टार्ट करने जाएंगे और वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्योंकि पेपर के अंदर अगर मैं देखूं तो ये वेटेज रखता है अपना 20 से 25 नंबर, 26 नंबर के दरमियान। 20 तो डन है, और अगर 2-3 एमसीक्यूज भी आ गए तो सर ये 26 नंबर का पेपर आपको उठता है इससे। तो मैं इसलिए पहले ये कराऊंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है हम उसकी तरफ जाएंगे। इस तरीके से पेपर को हम फोकस करते हुए इंपॉर्टेंट एरियाज को पहले करेंगे। 3-4 मैंने बताया ना, अप्रेजल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर 7 बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। 4-5 एरिया जैसे। तो सर इसके ऊपर ही सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं आपके पास, सही है, अप्रेजल के ऊपर ही खाली। तो इसीलिए आपने कहीं इसको हल्का नहीं लेना। अगर वो 25-26 नंबर से दे रहा है तो आपको पढ़ा भी रहा है, सही है। तो इंशाल्लाह पहला एरिया अपना ये स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना अल्लाह हाफ़िज़। रमजान भी फिर निकलना भी 5 मिनट रह गए, ठीक है। चल अल्लाह हाफ़िज़। सर वैसे क्लासेस थर्सडे सैटरडे होगी। अभी आ गया ना शेड्यूल, देखा आपने?